हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। साइंस के बच्चे तो रेगुलर ही स्कूल आ रहे हैं और कॉमर्स के भी कुछ बच्चे स्कूल आ रहे हैं जिनके असाइनमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं। बच्चों, ये आपका लास्ट वीडियो मैं बना रही हूँ सिलेबस का। इस सिलेबस का 32 वीडियो ये जा रहा है आपको। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर इतने सिलेबस में आपको कोई भी चैप्टर जिसमें डाउटफुल हो, जिसमें आपको डाउट लगे, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप स्कूल आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, समय से नहीं भेज रहे हैं। साइंस में भी हैं, कॉमर्स में भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्च में आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। ये जो लास्ट वीडियो मैं बना रही हूँ आपका, ये सूखी डाली चैप्टर आपका जो मैंने ये ऐड किया था एक और, उसका ये सिलेबस का, इस सिलेबस का 9th के सिलेबस का फ़िलहाल ये लास्ट चैप्टर है। इसके आगे के चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ाए जाएंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ आपको। बेला जब से इस परिवार में आई है, इतने बड़े परिवार में, तो परिवार में थोड़ी सी असामंजस्य की स्थिति पैदा हो गई है। मतलब एडजस्टमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उसके पति परेश भी परेशान है कि बेला का मन इस परिवार में नहीं लग रहा है। परिवार बहुत बड़ा है और जो परिवार के मुखिया हैं दादाजी, वो चाहते हैं कि ये परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहें, कोई भी इस घर से अलग ना हो। और जब उन्हें यह पता चलता है कि बेला का मन इस परिवार में नहीं लग रहा है, वो इस घर से अलग होकर रहना चाहती है, तो वो सारे परिवार के सदस्यों को समझाते हैं, कहते हैं बेला का मन लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। बेला जैसा चाहती है वैसा ही उसके साथ व्यवहार कीजिए, उसे पढ़ने लिखने का अधिक समय दीजिए और उसको यहाँ पर आया मत महसूस होने दीजिए। और मंजली भाभी जो है इस घर में, मंजली बहू और इंदू, वो दोनों बहुत मजाकिया टाइप की हैं। तो उनको दादाजी अलग से समझाते हैं कि तुम लोग ज़रा सावधान रहना बेला के मामले में, उसके साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करना, तुमको मैं अलग से समझा रहा हूँ। ठीक है। ये है इस चैप्टर में आगे। अब जब दादाजी ने घर वालों को समझा दिया है तो सभी घर वाले बेला का खूब सम्मान करते हैं, खूब इज्जत करते हैं, उसको हर तरह से उसकी बात को मानते हैं। और इसी सिलसिले में मंजली बहू कोई बात बता रही है घर वालों को। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, पेज नंबर 60 पढ़ा दिया था, 61 की थी मैं। अब आगे देखिए, मंजली बहू किसी के बारे में बता रही है, कोई उनके वहीं रहता था आसपास, उसके बारे में बता रही है कि मैं कहती हूँ वो देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका गया मुठुर मुठुर, और सब ठाका लगाती है जैसा उनका नेचर है मंजली बहू का। वो सबको बताती है, हंसी मजाक करती है। बड़ी बहू कहती है अरे कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ। मंजली बहू कहती है रसोई की, और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी मारो मार करती। ठीक है। किसी की बात बता रही है, जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे, तब अंतिम कड़ी भी उखड़ चुकी थी। जब वो बंसीलाल आया तब तक छत पूरी खुद चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटुर मुटुर। अब उनके हाथ में तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मुटुर मुटुर देखते रहे। मंजली भाभी को छोड़कर सभी हंसती हैं। मंजली भाभी कहती है पर बंसीलाल का लड़का वो कहाँ था। मंजली बहू कहती है गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है, मतलब हाथ खड़ा बातें बना रहा है। इंदू कहती है ताल ठोक रहा है। मंजली बहू का हाका लगाती है सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा। लड़ाई कर रहा है उससे जिसने उसकी छत खोद डाली कि मैं अब ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे तो पाऊँ घर के भीतर। अब इंदू कहती है सबको चुप हो जाओ, भाभी आ रही है। बेला कहती है क्यों जीजी, सब चुप क्यों हो जाएं, और आप चुप हो गई किस बात पर, कहे कहे लगाए जा रहे हैं। जैसी बेला आती है तो सारी हंस रही थी, तो वो सोचती है कि वो उसी का मजाक बना रही थी। बेला को यह लगा कि ये सभी इसी का मजाक उड़ा रही हैं। तो जैसी आती है कहती है क्यों जीजी आप चुप हो गई, जरा सा हंसती है, कहती है किस बात पर, कहे कहे लगाए जा रहे हैं। मंजली भाभी कहती है यों ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला कहती है नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू वहाँ से उठती है, कहती है आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदू और पारो वो दोनों भी चारपाई से उठ जाती हैं, कहती हैं आइए आइए आप इधर बैठिए, मतलब ज़्यादा ही उसकी आवभगत करते हैं। कोई कहता है इधर बैठो, कोई कहता है इधर बैठो। तो फिर नीरवता छा जाती है, शून्य में सब चुप हो जाते हैं, जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है, सारे अचानक से चुप हो जाते हैं। बेला को
अजीब सा माहौल, उस माहौल में अजीब सा महसूस होता है तो वो बाहर की तरफ चल पड़ती है। इंदु कहती है बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर कहती है मैं तो इधर ही आ रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। उसे लगता है कि सब मेरे आने से चुप हो गई तो कहती है मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए, कहे कहे लगाएं, मैं जाती हूँ। अब मंजली बहू कहती है मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। वो बेला को उल्टा कहती है कि मैं कहती थी ना इस ओर आओ मत, कि मेरी तो आदत ही है हंसने की। इंदु कहती है अब एक यही स्थान था बैठने को, मतलब समझाती है बेला को कि यही स्थान था इसलिए हम यहीं बैठ गए। मंजली बहू कहती है हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है, मतलब हम ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं तो बेला को पढ़ाई करने में परेशानी होती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे, इंदु कहती है किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। सब आपस में बात करती है, अगर दादाजी को ये पता चल गया कि बेला को हमारी वजह से परेशानी हुई है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो इंदु कहती है अब यही तो एक जगह खाली थी जहाँ हम बैठ सकते थे। मंजली बहू कहती है तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था, और फिर कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु कहती है मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी कहती है ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। बड़ी बहू से कहती है मंजली भाभी, छोटी बहू तो कब की गई हुई हैं, फिर तो अंत हो जाएगा दिन, फिर दिन खत्म हो जाएगा और मेहरियाँ चली जाएंगी, नौकरानियाँ चली जाएंगी। बड़ी बहू कहती है मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो चलो सभी इधर उधर चले जाते हैं। मंजली बहू कहती है मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो कहती है मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। वो अपने घर चली जाती है नौकरानी। मंजली बहू अपने आप से बात करती है छोटी बहू तो बात सी आकर सबको डरा गई, मतलब कहती है कि सभी यहाँ बैठे थे और बेला यानी कि छोटी बहू जब आई तो सब यहाँ से इधर उधर भाग गए, सबको डरा गई। और फिर हंसती है। मंजली बहू कहती है बड़ी भाभी से कहती है मंजली बहू सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत, और फिर हंसने लग जाती है। बड़ी भाभी कहती है मलावी ने छत खोद डाली। मंजली बहू कहती है उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती है और कहती है हाँ हाँ अभी खोदी उसने छत, राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार कर दी। बड़ी भाभी कहती है पर मंजली बहू कहती है चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। अब बेला का स्वर जो है गीला है, वो कह रही है आप मुझे मेरे मायके भेज दिए। परेश से बातें कर रही है अपने पति से, कहती है आप मुझे मेरे मायके भेज दिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, अनजानों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता और किसी को मैं नहीं समझती। परेश कहता है आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला कहती है मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माजी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता, सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी, मैं गई तो सब ऐसे सन्ने रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप सीटी बजा दी हो। शिकायत करती है। परेश कहता है पर इसमें, अब बेला उसकी बात सुनती नहीं, कहती है और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता, तनिक सभी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं, सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश कहता है मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो, तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम ना जाने तुम क्या चाहती हो, और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। परेश की बात को सोचने लगती है और हल्के हल्के रोने लगती है, सिसकने लगती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छुपाकर सिसकती है, रोती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु कहती है भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुपचाप बैठी रहती है। इंदु कहती है बेला के कंधे को हिलाकर भाभी जी, भाभी जी। बेला अपना मुंह ऊपर उठाती है। इंदु कहती है हैं भाभी जी आप तो रो रही हैं। बेला अपनी आंखें पोंछती है, कहती है नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। इंदु कहती है तो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं। इंदु कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता, आप मुझसे बड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो मैं तो आपको जी जी करके ही बुलाऊंगी। बेला कहती है लेकिन पहले तो तुम मुझे जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु कहती है मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक जाती है कि दादाजी ने क्या कहा था। तो इंदु बताती है बेला को कि दादाजी ने सारे परिवार वालों को समझाया था
कि वो आपकी इज्जत करें। बेला कहती है किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी कुछ उनसे कोई शिकायत नहीं की। इंदु कहती है शायद छोटे भैया ने, शायद परेश ने उनसे कहा हो कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। इतना कहकर चुप हो जाती है। बेला कहती है ओह यह बात है, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। इंदु कहती है दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते, अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियाँ हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। दादाजी ऐसा कहते हैं और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें व आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला कहती है पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु कहती है यह कैसे हो सकता है भाभी जी। अब बेला दीर्घ लंबी सांस छोड़ती हुई कहती है आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु कहती है आप कैसी बातें करती हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला कहती है चुपचाप सोचती है। इंदु कहती है भाभी जी, बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु कहती है दादाजी नाराज होंगे। बेला कहती है मैं दादाजी से कह दूंगी। अब इंदु कहती है भाभी जी, बेला कहती है मुझे केवल भाभी कहे, मेरी प्यारी इंदु। बेला समझ जाती है सारी स्थिति। इंदु प्यार से भरे हुए गले हुए के साथ भाभी गले के साथ कहती है भाभी। बेला कहती है चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु कहती है पर कपड़े। बेला कहती है मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू मैं उड़न खटोला लूँगा, बच्चे से कह रहे हैं। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से हैं छोटी बहू। जैसी बेला को कपड़े धोते हुए देखते हैं कहते हैं छोटी बहू। इंदु बाहर से मैंने तो बहू तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा कहते हैं छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु कहती है जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है, मैंने बहू तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से, मतलब बेला का नाम आदर से लिया कर। बेला कहती है भावावेश के कारण उसका गला रुंध गया है। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूखकर मुरझा जाए। और इतना कहकर सिसक उठती है, रो पड़ती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर पड़ता है। तो बच्चों इस एकांकी में यह बताया गया है कि जब घर वाले बेला को ज़्यादा आदर सत्कार देने लग जाते हैं तो वह समझ जाती है। और इंदु द्वारा जब उसको ये पता चलता है कि दादाजी ने सबको समझाया है कि आपका आदर करें, आपका सम्मान करें, क्योंकि दादाजी ये नहीं चाहते कि कोई इस घर से पृथक होकर रहे, अलग होकर रहे, सब इस परिवार में मिलजुल कर रहें, ऐसा उनका मानना है। तो बेला सब कुछ समझ जाती है और सबसे अपना मनमुटाव दूर कर लेती है और परिवार के साथ मिलकर रहने लगती है, परिवार के साथ मिलकर काम करने लगती है। तो यही इस एकांकी में है। एकांकी बहुत आसान है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, दोहराएंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगी और प्रश्नों का उत्तर हल करने में आसानी होगी। एक बार से पाठ को दोहराइए, पूरे पाठ को अपने आप से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी एकांकी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस आपका ये एनुअल एग्ज़ाम्स का तो पूरा हो चुका है। व्याकरण आपको करना है, व्याकरण में लर्न आपको करना है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब आपको लर्न करनी है, जो कि मैं बार बार बोलती चलती हूँ कि आप लोग अच्छे से लर्न कर लिए। करिए। मैं चाहती हूँ कि इस बार एग्ज़ाम्स में अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करें तो उसमें आप लोग कोटेशन भी लिखें। आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं। तो ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम्स के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपने पेपर दीजिए, एग्ज़ाम्स को दीजिए। अब मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम्स में, स्कूल में तो मिलते ही हैं। आप वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए और समय से असाइनमेंट पूरे कीजिए। बाय बाय, टाटा।